फीफा वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल बड़ा ही शानदार रहा, जिसमें फ्रांस ने मोरक्को को मात देकर एक बार फिर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। अब उसकी भिड़ंत सेमीफाइनल में किससे होगी, इसका फैसला आज खेले जाने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा, जहां साल 2010 की चैंपियन स्पेन का मुकाबला बेल्जियम के साथ होने जा रहा है। यूरोपियन लीग की ये दोनों टीमें बहुत शानदार खेलती रही हैं। एक को टिकी टिका स्टाइल के लिए जाना जाता है, तो दूसरा बेल्जियम का नया टिकी टिका स्टाइल है, जिनके बीच आज भिड़ंत होनी है। तो दोनों का स्टाइल तकरीबन एक जैसा खेलने का है, लेकिन दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि दोनों अंतिम 8 तक पहुंची हैं और दोनों टीमों के लिए बहुत शानदार सफर रहा है अभी तक का। इस बारे में एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए आज श्रीधर हैं, जो उन्होंने कल बताया था कि फ्रांस फेवरेट है और फ्रांस जिस तरीके से जीती और जो बात इन्होंने कही वो बिल्कुल सच साबित हुई। तो आज फिर हम जानना चाहेंगे श्रीधर की आज के मुकाबले में क्या होगा, कि आप तो नए भविष्यवक्ता बन के उभरे हैं हमारे लिए। तो नहीं तो मैं पॉल बाबा नहीं हूँ। 2000 ये ऑक्टोपस पॉल वाला मामला जो है वो तो पुराना है, लेकिन अब नई बात है कि भाई हम आपको मान लेते हैं, भाई हमारे लिए तो हैं आप। तो आज का जो मुकाबला होना है स्पेन वर्सेस बेल्जियम, स्पेन की टीम का जो स्टाइल है बहुत साइलेंटली खेलते हैं और ऐसा खेलते हैं जो बहुत हल्ला नहीं मचता, जीत दर्ज करते हैं और अचानक से वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं। यूरो कप जीत के आए हैं और यूरो चैंपियन है मौजूदा। ऐसा ही उन्होंने 2010 में किया था, वो यूरो चैंपियन बने, फिर वो फीफा चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने, उसके बाद फिर उन्होंने यूरो जीता। तो क्या फिर वो उस ट्रैक पे वापस हैं जो 2010 और 2008 से 2012 तक का जो स्पेन का जो एक पीक था वर्ल्ड फुटबॉल में, तो क्या उसकी वापसी हो रही है? कह सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइनअप देख के तो ऐसा ही लगता है। नए प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले भी बोला, यमाल के बारे में, जो शानदार प्लेयर है। एक दिन ऐसे ही मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा। एक हमारे मित्र हैं, उनके घर पे बैठकर मैं फुटबॉल देख रहा था। स्पेन का ही कोई मैच था, है ना, और वो क्रिकेट लवर है। तो उन्होंने मैंने बोला कि ये फ्यूचर का मेसी और रोनाल्डो आप कह लो, यमाल है। तो उन्होंने सीधे बोला कि फ्यूचर वैभव सूर्यवंशी है, मतलब क्रिकेट वाला जैसा, उस तरह का ये। नहीं, 18 साल के हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने डेब्यू किया था। और जब किया तो भी एक रिकॉर्ड था, और सबसे कम उम्र में इन्होंने जो है प्रीमियर लीग में गोल का रिकॉर्ड बनाया था। तो नाम तो तभी से हुआ कि भाई यमाल मतलब धमाल मचा रहे हैं यमाल, ये बात वहां से आई और वो बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर बन के उभरे हैं बिल्कुल अभी भी स्पेन के लिए। और जिस तरीके से खेल रहे हैं, गोल भी किया वर्ल्ड कप में, वो भी रिकॉर्ड बना है कि स्पेन के लिए कि भाई सबसे कम उम्र में शायद गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो अब जब क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं, तो स्पेन में क्योंकि एक भी गोल नहीं खाए, तो सबसे ज्यादा तारीफ तो उनके गोलकीपर की करनी होगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस ने और खासकर गोलकीपर का काम रहा, एक भी गोल नहीं खाए हैं उनाई सिमोन। तो कैसे हम देखें कि हम शुरुआत सिमोन से ही करते हैं कि भाई सिमोन ऐसा अलग क्या है बाकी टीमों से उनके पास कि वो बहुत शानदार तरीके से उसको नहीं मतलब भेदने ही नहीं दे रहे। स्पेन का सारा मतलब जितना लाइनअप है वो सारी पॉपुलर रही है, सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉपुलर रहा है। उनके डिफेंस वाले प्लेयर्स भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। समय समय पे नए डिफेंस लाइनअप में पॉपुलर प्लेयर आए, बीच में आए, फिर आगे आए, सब तरह के प्लेयर्स। उनमें डेविड विया जो लेफ्ट विंग से खेलते थे, बहुत शानदार प्लेयर, और भी बहुत लोग थे। अभी मुझको नाम एग्जैक्टली मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सारे प्लेयर जो हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए जाना जाता है कि मतलब कि फॉरवर्ड उनका बहुत अच्छा है, डिफेंस में, मिडफील्ड में, अगर ऐसा कभी नहीं रहा है। स्पेन की टीम ओवरऑल टीम रही है हमेशा। उनके डिफेंस में भी बढ़िया प्लेयर रहे हैं, मिडफील्ड में भी बढ़िया प्लेयर रहे हैं, और फॉरवर्ड तो शानदार रहे ही हैं हमेशा से। तो इस बार भी ऐसा ही है। स्पेन दोनों की टीम, बेल्जियम और स्पेन दोनों का अगर कंपेरिजन करें तो स्पेन थोड़ी मजबूत टीम नज़र आती है, पर मैं इसको सबसे टाइट मैच मानूंगा। इस क्वार्टर फाइनल के जितने भी मैचेस हैं उसमें सबसे टाइट मैच ये मुझको लग रहा है। और मतलब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कितने कन्वर्ट कर पाते हैं, यही सबसे मेन होगा। अभी जो आप इनके टीम लाइनअप का अगर देखेंगे तो ये 4-1-2-3 से खेलते हैं, और जो लोअर मिडफील्ड में है रॉड्री, वो बहुत शानदार खेल रहे हैं। मैंने पिछले मैच में भी देखा, वो मतलब क्या शानदार पीछे से रहते हैं और वो सप्लाई एकदम आगे तक पहुंचाते हैं, है ना। रॉड्री का गेम ऐसे एक उनमें थे पुर्तगाल और में, पेड्री जैसे दोनों हैं, दोनों लोग एक साथ कर रहे हैं। हाँ, पेड्री तो थोड़ा एडवांस मिडफील्ड में थोड़ा एडवांस पोजीशन से खेलते हैं, और ये बैक पोजीशन से खेलते हैं। तो रॉड्री और उनके साथ ये भी थे, उनाना भी थे, सॉरी, रॉड्री के साथ ओल्मो थे। ओल्मो है भी अभी टीम में ही है। ओल्मो दोनों एक ही क्लब के लिए खेलते हैं और दोनों में बहुत अच्छा, दोनों बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, और तालमेल बहुत अच्छा है दोनों का। तालमेल बहुत अच्छा है। ओल्मो भी बहुत शानदार पासेस क्रॉस बनाते हैं, वो बॉल को आगे लेकर जाते हैं।
फिर उसके बाद कन्वर्ट करने के लिए आपके पास लमिन यमाल जैसे प्लेयर हैं ही, बेनेना भी हैं, और जेबल भी बढ़िया खेल रहे हैं, पर मुझको लगता है और फॉरवर्ड और बढ़िया हो सकता लेकिन था सबसे ज्यादा गोल स्पेन किए का। हैं उन्होंने, 4 हाँ, गोल किए हैं अभी टूर्नामेंट में, किए और हैं। वो टॉप 6 में हैं अभी हाँ हाँ, गोल करने वाली बिल्कुल है। लिस्ट में। हम्म। तो उनके प्रोमिनेंट तो वही खिलाड़ी हैं जो गोल कन्वर्ट करने में हाँ हाँ सफल हुए हैं। हाँ यमाल के नाम एक गोल है केवल हाँ अभी। हाँ हाँ। तो तो हम उन पे और क्यों डिपेंड नहीं, तो क्या वो कल कुछ करेंगे ऐसा? आज अ, मतलब आज के जो क्वार्टर फाइनल यमाल मुकाबले आज का में। मैच में यमाल ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर टू वॉच होगा पूरे गेम के लिए, क्योंकि उन्हीं पे मैच बहुत कैरी करता है। और मतलब मुझको लगता है, देखिए रॉड्री का गेम मुझको और जो मिडफील्ड का गेम है ना, सप्लाई का गेम, मुझको हमेशा से मिडफील्डर से स्ट्राइकर से ज़्यादा बेहतर लगे। मैं उनको ज़्यादा तरजीह देता हूँ एक पूरे तो टीम के गेम वो तौर पे। बनाते हैं हाँ, पूरा का गेम पूरा। बनाते हैं वो, डिसाइड करते हैं। अगर वो पीछे आ रहे हैं तो मतलब आपको ज़्यादा डिफेंस भी करना है उनको, अटैक भी करना है उनको, दोनों चीज़ें करनी है ना। डिफेंस के लिए तो सिर्फ डिफेंस का काम करना है, अटैक को सिर्फ अटैक का काम करना है, इनको दोनों काम करना होता है। तो इस लिहाज से इनका रोल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और रोड्री की मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि विटीनिया एक प्लेयर है पुर्तगाल में, वो भी बहुत बढ़िया पीएसजी के प्लेयर हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही देखा, रॉड्री बार बार प्ले मेकिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बॉल को लेकर आगे पहुंच रहे हैं, लगातार सप्लाईज बना रहे हैं। लेकिन विटीनिया बहुत इस बार पुर्तगाल की टीम में उनकी मतलब उस तरह से ना खेलना पुर्तगाल को खला भी है। पिछला मैच हारे हैं तो उनमें उनका भी मुझको लगता तो है कि स्पेन काफ़ी। नहीं हराया है। हाँ, स्पेन नहीं हारा है, और 1-0 से ही हारा है। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि एक तरफा मैच हुआ, जैसे कल भी मैच हुआ तो एक तरफा मैं नहीं कहूँगा उसको। बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, उनका मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रैटेजी बहुत बुरी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने खेला। मतलब मैच और रोमांचक हो सकता था अगर स्ट्रैटेजी उनकी अच्छी रहती तो। यहाँ तो स्ट्रैटेजी दोनों मैनेजर्स की बहुत शानदार रही है, अब तक तो दोनों देखी हैं। एक जो प्लेयर ओनाना जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह शायद मुझको लगता है वित्सल को खिलाया जाएगा। वित्सल ही आए थे पिछली बार भी, तो वित्सल भी पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी मौजूद थे, बढ़िया प्लेयर हैं वो भी, मिडफील्ड में अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो मैं दोनों टीमों के बीच में काफ़ी कड़ा मुकाबला मानूंगा, एक गोल ही डिफरेंस नहीं, दोनों के लेकिन बीच एक चीज क्रिएट जैसे करेगा। मैं देखता हूँ, जैसे कि हाँ शुरुआत जैसे कि स्पेन ने की, पहले केप वर्डे के साथ हाँ दोनों 0-0 का हाँ ड्रॉ हाँ, ड्रॉ खेला, खेला। फिर धीरे से मोमेंटम बढ़ा। तो सऊदी जैसी टीम, सऊदी एशिया में बड़ी टीम है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं आपको 4-0 बहुत से बढ़िया। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ और जीत गए। फिर पिछली उसके बार बाद जो उसने है, ही अर्जेंटीना को हराया था। हाँ लेकिन जैसे ही, लेकिन आप देखिए कि उरुग्वे के साथ आए, फिर बिल्कुल। आप 1-0 में आ गए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका उरुग्वे बढ़िया टीम है। अगला मुकाबला होता है, फिर आप 4-0 से जीत बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल। फिर पुर्तगाल के खिलाफ। तो बड़ी टीम जैसे ही आती है तो गोल डिफरेंस बहुत बहुत। कम है, छोटी टीम के खिलाफ बहुत आक्रामक। तो कल वाले मैच को हम किस उसमें देखें, कि क्या हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि ये एक बहुत बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, या फिर एक बहुत छोटी या मिड? तो क्या स्कोर लाइन होने की संभावना है कि भाई कितना होगा, 1-0, 2-0, या इससे ज्यादा गेम जा पाएगा? नहीं देखिए, छोटी टीम तो नहीं है बेल्जियम, टॉप 10 में है टॉप 8 ऑब्वियसली। में 8वें नंबर की रैंकिंग है, तीसरे नंबर पे है हाँ स्पेन। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब उनके भी सब प्लेयर जो हैं प्रीमियर लीग्स में ही खेलते हैं और बड़े दूसरे प्रीमियम क्लब्स में खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है या कुछ है। सारी टीम एकजुट होकर खेलती है। पहले वित्सल का मैंने नाम लिया, डिब्रोना थे अभी, वो अब रिटायर होने के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो उनको मौका एक ही दो मिला है। ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है उनको टीम में, क्योंकि नए नए प्लेयर्स अब आ रहे हैं तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं। डिब्रोना तो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते थे, अभी उनको हटाया गया है, दूसरे क्लब में गए हैं, क्योंकि अब वही है, अब बुढ़ापा आ रहा है तो थोड़ा नहीं, लेकिन जैसे चेंजेस बात है, हैं। लेकिन लुकाकू की बात नहीं की हाँ, हमने। लुकाकू। लुकाकू को कि शायद आखिरी हाँ वर्ल्ड कप खेल हाँ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल लुकाकू को क्योंकि भी आखिरी। जिस नाम से आप देखते थे पहले फुटबॉल, जो देखते रहे या जो लोगों ने देखा है, तो बिल्कुल जैसे बेल्जियम की टीम खेल रही हो, अचानक से नाम कमेंटेटर लुकाकू और सीधे स्ट्राइक कर दे, बिल्कुल। हाँ वो वाली आवाज इस बार बहुत कम सुनाई दी। हाँ यमाल उस तरफ से, अगर जैसे यमाल का नाम सुनाई दे बिल्कुल रहा है बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्पेन खेल रही, तो लुकाकू का नाम वो इंटेंसिटी नहीं दिखी। तो क्या सिर्फ विदाई देने के लिए आए थे या खेलने आए थे कि भाई मैं कुछ करके जाऊं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं दिखा लुकाकू का? इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि इम्पैक्ट रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि जितने भी मैचेस हुए उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया और शुरुआत में खिलाया गया, तो फिर बाद में उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है ना। यही रहा है अब तक के सारे मैचेस में, क्योंकि वो पूरा गेम नहीं खेल पा रहे हैं, ऑब्वियसली उम्र का असर है। लेकिन जितने भी गेम्स खेले उनमें उनका प्रभाव दिखा है। वो गोल जब उनके पास क्रिएट करके पहुंचाया गया है तो उसको कन्वर्ट करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, कुछ मैचेस में किया भी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि उनका मतलब स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ गया है नहीं, ना। जैसे रोनाल्डो वाली बात है, हाँ, रोनाल्डो को भी जैसे नहीं एक रोनाल्डो मैच से में अब किया, मैं रोनाल्डो। 41 साल की उम्र उनकी थी, ये भी हाँ हाँ 40 के करीब हैं। तो जब आप देखते हैं तो उम्र का असर भी है, और टीम के साथ तालमेल वाली बिल्कुल बात भी है, बिल्कुल। और एक आइडेंटिटी है टीम की। कि लुकाकू अगर पर्याय कहे जाएं कि भाई हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो लुकाकू
एक फेस वैल्यू रखते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जिससे जो क्राउड अट्रैक्टर हैं, जो फैंस इनके साथ जुड़ते हैं और अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो वो चीज जब है तो वो पूरा मोमेंटम कैरी करना और टीम को लेके चलना, तो वो चीज कहीं ना कहीं देखिए टीम जीती, 8 तक पहुंचे तो अच्छा ही खेली है, 8 तक पहुंचे हैं आप बिल्कुल, 48 बिल्कुल। टीमों में, तो इसमें दो राय नहीं है कि टीम अच्छा नहीं खेली होती तो होता नहीं। लेकिन अब जब बात ऐसे निर्णायक मोड़ पे है कि आप नॉकआउट के 2 मुकाबले जीत के आए, बिल्कुल। तीसरा मुकाबला और आपको चैंपियन बनने के लिए 2 और जीतने 2 होंगे, जीतने होंगे। तो अगर उस स्थिति में आपके सामने एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, आपका वो क्रेडेंशियल नहीं है, आप जब देखते हैं, सर्च भी करते हैं, जब रिसर्च कर रहे थे हम गूगल में भी, तो पाया कि भाई कि स्पेन की जीतने की संभावना 58% बता रहा है सुपर बिल्कुल, कंप्यूटर, और बिल्कुल। उनकी जीतने की संभावना सिर्फ 18% है। 22% मैच ड्रॉ होने की संभावना है। तो तो मतलब एक एक्स्ट्रा तरफा टाइम है, में। क्योंकि हम चाहे डेटाबेस में, हम सुपर कंप्यूटर नहीं है, हम इंसान हैं, हम बहुत सामान्य बात भी करें, तो हमको तो ये दिखता है ना भाई कि जो टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं, जो उनके मैनेजर यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, उसमें सक्सेस रेट क्या है, उसी आकलन पे बता रहा है। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो बात कह रहा है सुपर कंप्यूटर वो ठीक है? नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि स्पेन के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिल्कुल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है वो। और मतलब ये, लेकिन यही है कि सिर्फ अगले दौर तक ही दोनों में से जो भी पहुंचेगी, फ्रांस नेक्स्ट, ये इन दोनों से बहुत आगे है। अभी तक के गेम्स जहाँ तक दिखे हैं, इन दोनों से बहुत आगे। इन दोनों में मुझको लग रहा है 2-1 का ही स्कोर होना चाहिए, 2-1 से स्पेन जीतेगी। लेकिन ये लोग भी स्कोर करेंगे ऐसा मुझको लगता है एकदम। ये लोग पूरी तरह से डिफेंसिव होके नहीं खेलेंगे, जैसा मोरक्को का कल आपने मैच देखा कि पूरी तरह से वो डिफेंसिव ही थे वो। बिल्कुल हाँ, शुरुआत से डिफेंस लग रहा था कि हाँ, फ्रांस के पास उनको ही बॉल मारना है, ही नहीं उनके चाह रहे उनके हैं। पोजीशन में रही, लगातार वो अटैक हाँ, करते रहे, हाँ, हाँ, गोल कन्वर्ट नहीं हुआ, हाँ, पेनल्टी मिस कर गए, बिल्कुल, हाँ। चांसेस एम्बाप्पे, क्रिएट लेकिन करते रहे, वो लगातार चांसेस क्रिएट कर, आपको चांसेस क्रिएट ऐसा लग करना रहा था कि होगा। आधे मैदान में ही मैच हो रहा है, हाँ, सिर्फ हाँ, हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सिचुएशन आज के मैच में आपको नहीं देखने को मिलेगी। बेल्जियम भी अटैक करेगी, बेल्जियम भी बढ़िया टीम है, उनके बीच में मिडफील्डर्स बढ़िया, टिलेमंस हो गए, ये त्रोसार्ड हो गए, सब बढ़िया प्लेयर्स हैं। और ये लोग सप्लाई पहुंचाते हैं एकदम आगे तक, बॉल पहुंचाने की पूरी इन लोगों ने काबिलियत है, और उस हिसाब से वो खेलते भी हैं। लंबे समय से खेल रहे हैं, सब इंग्लिश प्रीमियर लीग ही खेल रहे हैं, तो इन लोगों में है वो ताकत है जो ये बॉल को आगे ले जाएंगे। और तो इनमें भी मुझको लगता है कि हाँ, मतलब अटैकिंग दोनों तरफ से होगी। कल वाली सिचुएशन जो है, डिफेंसिव सिर्फ नहीं खेलेगा दोनों, मतलब एक भी टीम, मोरक्को का सिचुएशन नहीं है वहाँ पे एक तरफा, वो तो कल का लगभग आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, वो टक्कर दिया, बस डिफेंस ही कर रहे थे। जब टक्कर वो होती, आप अटैक भी कर रहे हो, तो यहाँ ये स्थिति नहीं रहेगी। बेल्जियम अटैकिंग खेलेगी लेकिन और 3 ये भी पॉइंट अगर खेलेगी। जैसे जिस हिसाब से माहौल है, अगर मैं आपसे 3 पॉइंट पूछूं, जैसे मान लीजिए सीधा है कि एक भी गोल हम्म, नहीं खाया है अभी तक स्पेन ने, हम्म, हम्म, इसका मतलब उनके गोलकीपर स्ट्रांग, हम्म, डिफेंस स्ट्रांग है, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा जो उनके जो फॉरवर्ड हैं वो मौके बना रहे हैं और गोल भी कर रहे हैं। मतलब अगर आपने पूरे टूर्नामेंट में 12 से 10 12 गोल किए हैं, इसका मतलब बढ़िया। सब कुछ बैलेंस है। जैसे हम फ्रांस की बात कल कर रहे थे कि डिफेंस भी स्ट्रांग है, फॉरवर्ड भी स्ट्रांग है, गोलकीपर भी स्ट्रांग है। 2 गोल खाए थे फ्रांस के गोलकीपर ने। तो स्थितियां अमूमन एक जैसी हैं फ्रांस और स्पेन की लेके, और यूरो चैंपियन है तो कॉन्फिडेंस लेके भी आते हैं कि भाई हम यूरोप में ही, वो यूरोप की यूरोप टीम की है, टीम और है आपके सारी। दिमाग में एक हाँ, मेंटल एडवांस होता है कि भाई आप यूरो चैंपियन के साथ खेल रहे बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और मतलब आप सच बोल रहे हैं कि मतलब उनका डिफेंस लाइनअप बहुत बड़े हैं, कुकारेया हैं, लेफ्ट विंगर हैं, बहुत शानदार गेम खेलते हैं। इनको मार्सेलो से कंपेयर किया जा रहा है, जो जी, स्पेन के ही प्लेयर थे। तो ये भी अब रियल मैड्रिड के लिए खेलने वाले हैं, साइन इन हो चुके हैं ये। तो ये बहुत अच्छा, जो रोनाल्डो और मार्सेलो की जोड़ी हुआ करती थी पहले, कि मार्सेलो पहुंचाते थे आगे तक बॉल, रोनाल्डो उसको कन्वर्ट करते थे, तो उसी तरह का कुकारेया का गेम है, वो हमेशा आगे एडवांस करते हैं। मतलब मैंने वो कल आपको फ्रांस का वही जिक्र किया था कि दोनों जो लेफ्ट लेफ्ट बैक है और राइट बैक है, दोनों में ये काबिलियत है कि वो आगे बॉल को पहुंचाते हैं, है ना। वो लेके मिडफील्ड से लेकर आगे तक आपको डी तक भी ये तक पहुंचाने की पहुंचाएंगे। काबिलियत रखते हैं वो दोनों। तो यही सेम इनके साथ भी है, दोनों प्लेयर जो हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ये दोनों बॉल को आगे एडवांस करते हैं और वहां तक पहुंचाने की पूरी काबिलियत है, और पहुंचा भी रहे हैं। पुकारेया का तो बहुत सारे मैंने देखे गेम, उसमें ये पहुंचा रहे थे। कुबासी और लेपाटो भी है इनका, ये दोनों भी बहुत अच्छा डिफेंसिव प्लेयर्स हैं। तो डिफेंस इनका मजबूत है, नो डाउट। मतलब डिफेंस का पूरा लाइनअप ही मजबूत है इनका। उस लिहाज से अगर पेपर पे देखेंगे तो बेल्जियम की टीम जो है थोड़ी नीचे दिखती है। लेकिन हाँ, वही है एट वर्ल्ड कप में लेकिन इनका आमना सामना नहीं हुआ, तीसरी बार मिल रहा है। हाँ, 86, 90 और अब सीधे 36 साल बाद आपका वर्ल्ड कप है। तो ये जो डेटाबेस है, जब हेड टू हेड की बात करते हैं, जैसे कि हेड टू हेड में जैसे कि भाई 22 मैच खेले गए अब तो दोनों के बीच, 12 जो है स्पेन ने जीते हैं, 5 मैच जो है
बेल्जियम ने जीते हैं और 5 बराबरी पे जो है समाप्त हुए। तो क्या वो पुराने रिकॉर्ड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फुटबॉल में? जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं हेड में कि भाई एक टीम, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है वर्ल्ड कप में, लीगेसी है कि भाई भारत डोमिनेंट है बिल्कुल, सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हम हारे, वरना हम भारत से हारते ही नहीं है वर्ल्ड कप में। तो क्या वो स्थिति, वो डेटाबेस इस तरीके का फुटबॉल में भी है कि भाई साइकोलॉजिकल कोई फर्क पड़ता है उसका? नहीं, साइकोलॉजिकल मैं क्रिकेट में भी ये नहीं मानूंगा कि साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट होता है और इसमें होता है। आपकी मतलब टीम इन्हेंस करते जा रही है उसी हिसाब से, है ना, वो टीम उसी हिसाब से इन्हेंस कर रही है जैसा उस पर पहले से भारी थी। तो अगर उसी हिसाब से इन्हेंस कर रही है तब तो वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। ये दोनों टीमों में, यहाँ भी फुटबॉल में भी यही है, ये दोनों टीम जो हैं उसी हिसाब से इन्हेंस कर रहे हैं, है ना। मतलब अब उस समय भी वो उस पर 19-20 वाली बात थी, आज भी वही है ना। स्पेन तभी भी भारी था, आज भी टीम के मामले में भारी है बेल्जियम पे। तो वो तो फर्क रहेगा ही रहेगा, वो जो पहले से चला आ रहा है वो आज भी मतलब है, उस वो कायम रहेगा। दूसरा यूरोपियन कंडीशन से अब गर्मी बहुत है हाँ। अमेरिका में, एक इम्पैक्ट, एक बिल्कुल ठंडी जगह पे खेल रहे हैं आप, तो खिलाड़ियों के इंडोरेंस पे, खिलाड़ियों के, जैसे कल वाला मैच था मोरक्को का, तो भाई वो गर्मी में खेलने की आदत थी। फ्रांस के साथ वो स्थिति नहीं थी, लेकिन बिल्कुल पिछले साल से हम देख रहे हैं कि भाई फ्रांस में भी गर्मी बढ़ी, यूरोप में पूरे में गर्मी बढ़ी, तो उसके आदी नहीं है। और इतनी गर्मी में खेलना, कल का मैच 31 डिग्री टेम्परेचर में खेला गया, तो उस गर्मी में उसमें आपको खेलना और उसमें 90 मिनट तक खेलना, अब एक्स्ट्रा टाइम तक जाए मैच, वो भी पता भरोसा नहीं, क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि टाइट मुकाबला होगा, आसानी से कोई टीम हार नहीं मानेगी, गिव अप नहीं करेगी, तो उसका क्या वेदर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल, वेदर इम्पैक्ट इस बार तो हाइड्रेशन ब्रेक भी लाया गया है बीच बीच में, मतलब 20-25 मिनट के बीच एक हाइड्रेशन ब्रेक हो जाता है जहाँ प्लेयर्स 5 मिनट के लिए आराम करते हैं। तो गर्मी का प्रॉब्लम तो है वहाँ, है ना। गर्मी की वजह से प्लेयर्स को समस्या होगी, क्योंकि वो हमेशा लगातार ठंडी प्रदेशों में ही खेलने के आदी हैं और ठंडी के मौसम में ही खेलते हैं बेसिकली। ईयर एंड से लेकर ईयर स्टार्टिंग तक ही सारे क्लब मैचेस चलते हैं। तो इस समय जो है, ये समय जो होता है ये रेस्ट का ही समय होता है, और इस समय अगर मैचेस हैं तो थोड़ी समस्या तो होगी ही सबको। और वो कंडीशंस ऐसा नहीं है किसी एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, सब वही यूरोपियन टीम्स ही हैं, सबके लिए वही कंडीशंस है कि सबको गर्मी में ही खेलना है। लेकिन इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, कोई भी मैचेस ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कोई पीछे बैठा हुआ है सिर्फ आराम से कि नहीं आने दो उसको, अटैक करने दो, हम धीरे धीरे पास खेल लेते हैं यहीं पे, फिर बाद में अटैक करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर करके करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। वो लगातार चल रहा है भाई, मतलब आप पल के झपकाएं ऐसा सिचुएशन कुल नहीं। मिला के आपका ये कहना है कि स्पेन वर्सेस फ्रांस जो है पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है? स्पेन वर्सेस फ्रांस पहला होगा और उसके बाद फ्रांस जीत जाएगी। नहीं, देखिए फ्रांस जीतना नहीं होगी, यूरोप हाँ में भी सेमीफाइनल में दोनों टीमें भिड़ी थी, हाँ फ्रांस हार गई थी, स्पेन फाइनल में पहुंची नहीं, और इस बार चैंपियन ये बनी। स्थिति नहीं है, इस बार ये स्थिति नहीं है। दोनों की टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में दौड़ देखेंगी दोनों की, तो मतलब एनी टाइम फ्रांस इस टूर्नामेंट में भारी है उस स्पेन से। देखिए टिकी टिका और जिस स्टाइल में खेलता है स्पेन, और टिकी टिका का एक कॉपीड वर्जन कहें या नया वर्जन कहें, जो बेल्जियम खेल रही है। अब दोनों की फुटबॉल खेलने का तरीका एक जैसा है, दोनों क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। अब दोनों के सामने है कि भाई अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। स्पेन की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, उनके ऊपर हमने इस तरीके का दबाव नहीं कि वो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हो, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं है। लेकिन दोनों के बीच जब आमना सामना आज रात होगा, तो उसमें मजेदार मैच देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि ये पहला या कहें इक्वलेंट है जो नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच मैच होने वाला है, उसके बिल्कुल बराबर है कि एक तरफा मुकाबला नहीं होगा जैसा हमको पहला फ्रांस और मोरक्को के बीच देखने को मिला। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और क्यों स्पेन जीतेगी, और क्यों बेल्जियम उनको चुनौती देने में सफल रहेगी? तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम जो कल मैच होने वाला है नॉर्वे और इंग्लैंड का, उसकी समीक्षा लेकर और उसके प्रीव्यू को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।